हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि जॉय लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 9 लाख रुपीस की बिल्डिंग खरीदी है, जिसकी पेमेंट वो कैश में नहीं कर रही, वो अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू करके कर रही है। 100 रुपीज फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है जिसे 10% डिस्काउंट पर अलॉट किया जाएगा, इशू किया जाएगा। आपको बताना है कि कितने डिबेंचर्स इशू किए जाए ताकि 9 लाख रुपीस की पेमेंट हो जाए और उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। तो सबसे पहले समझो, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी, 9 लाख रुपीस की बिल्डिंग खरीदी, 100 रुपीज का आपका एक डिबेंचर है जिस पर आप 10% डिस्काउंट 10 रुपए दे रहे हो। तो इसका मतलब आपका एक डिबेंचर इशू प्राइस क्या हो गई, पब्लिक को जो आप ऑफर कर रहे हो एक डिबेंचर, वो कितने में कर रहे हो, 90 रुपीज में। जिसे खरीदना है वो 90 रुपीज में खरीद सकते हैं। अब इस चीज को इस तरह से समझो, मान लो जिससे आपने बिल्डिंग खरीदी उसे आपसे डिबेंचर्स खरीदने हैं और उसने कहा मैं 9 लाख रुपीस के 9 लाख रुपए के डिबेंचर खरीदना चाहता हूं, तो कितने डिबेंचर्स मिलेंगे मुझे। अगर वही बंदा आपसे डिबेंचर्स खरीदना चाहेगा तो आप कितने डिबेंचर्स दोगे। आप 90 रुपीज के हिसाब से कह रहे हो ना, जो बंदा खरीदना चाहता है, जिसे खरीदना है वो 90 रुपीज दे और एक डिबेंचर ले ले। तो 9 लाख रुपीज में कितने डिबेंचर आ जाएंगे, 9 लाख डिवाइडेड बाय 90 रुपीज, 10,000 डिबेंचर्स। इसका मतलब इसकी पेमेंट करने के लिए हमें 10,000 डिबेंचर्स इसको अलॉट करने पड़ेंगे। एक और तरीके से समझो, मान लो अगर आपने अपने डिबेंचर्स पब्लिक में ऑफर किए होते तो पब्लिक से आप 90 रुपीज के हिसाब से पैसा इकट्ठा करते और पैसा इकट्ठा करके 9 लाख रुपीज इकट्ठा करके आप मार्केट में जाते तो क्या खरीदते। हम लोन लेते तो किसी पर्पस के लिए लेते हैं ना, कि कोई आपको एसेट खरीदनी है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, इसी पर्पस के लिए लोन लेते हैं हम। तो डिबेंचर क्या, एक तरह से लोन है। अब आपने वो पैसा इकट्ठा किया और आप बिल्डिंग खरीदने गए तो उसको कैश में पेमेंट कर रहे हो। तो एक तरह से आपने पब्लिक से डिबेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा करके आप बिल्डिंग खरीदने गए 9 लाख रुपए की। तो कितने डिबेंचर हो गए, 10,000 डिबेंचर 90 रुपीज के, तभी तो जाकर के आपके 9 लाख रुपीज इकट्ठे होंगे और आप पेमेंट कर पाओगे। या आप उसी दुकानदार के पास गए कि मुझे बिल्डिंग दे दो और मेरी कंपनी के डिबेंचर ले लो। सीधा सीधा कहा मैं पब्लिक को ऑफर करूंगा, इससे अच्छा आप ही डिबेंचर ले लो। तो जिसने ये बिल्डिंग आपको बेची उसको आप डिबेंचर दे रहे हो और ये माना जाएगा कि उसने पूरे 9 लाख रुपए आपको दे दिए हैं डिबेंचर के। जैसे ये बिल्डिंग आपको बेच रहा है तो ये माना जाएगा कि आपने उसको पूरी पेमेंट बिल्डिंग की कर दी है और आप उससे डिबेंचर ले रहे हो, आप उसको डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो ये माना जाएगा कि उसने आपको पूरे 9 लाख रुपए दे दिए हैं। या एक तरह से लोन है जिसकी आप बाद में पेमेंट करोगे। लोन अकाउंट आप सीधा सीधा ना लिख करके हम क्या करते हैं, या तो पेमेंट करते हैं या उसे हम लोन मानते हैं कि भी हम ठीक है बाद में पेमेंट करेंगे। तो एक तरह से वो क्रेडिटर होता है ना आपका, जिसे आपको पेमेंट करनी है बाद में। तो ये एक तरह से लोन है कि जिसकी आपको रीपेमेंट करनी है बाद में। तो आपने 9 लाख की बिल्डिंग खरीदी और उसको आपने डिबेंचर इशू करके दिया, मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि आपको 9 लाख रुपए का लोन मिला है इस वेंडर से। आई होप सारी सिचुएशन समझ में आ गई, बहुत क्लियर कट हो गया कि बिल्डिंग खरीदी 9 लाख की, 90 रुपए का एक डिबेंचर है। तो इसके लिए हमारे डिबेंचर्स हो जाएंगे 10,000 डिबेंचर्स। आप पब्लिक के हिसाब से सोचा करो कि पब्लिक को ऑफर किया जाता तो कितने में ऑफर किया जाता और उस हिसाब से आपके कितने डिबेंचर्स बनेंगे। तो हमने बिल्डिंग खरीदी, एसेट मिल गई हमें, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज। जिससे खरीदी उसका नाम नहीं है तो हम सीधा क्या लिख देते हैं, टू वेंडर अकाउंट 9 लाख रुपीज। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आप क्या एंट्री बनाते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू
क्रेडिटर या उसका नाम लिखा है, मान लो आपने मोहन से खरीदा टू मोहन अकाउंट, यही लिखते थे ना। अब मोहन का नाम नहीं दिया, सीधा लिखा है कि आपने सामान खरीदा उधार पर 10,000 का, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। उसी तरह से यहाँ पर नाम नहीं दिया, तो जिससे आपने एसेट खरीदी उसके लिए हम एसेट तो हमने डेबिट कर दी 9 लाख रुपीज से, हमने खरीदी, हमारे पास एसेट आ गई, इसकी पेमेंट करनी है तो वो टू वेंडर अकाउंट 9 लाख रुपीज। क्लियर है? अब हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर देंगे तो वेंडर अकाउंट खत्म हो जाएगा, वेंडर अकाउंट को डेबिट करो 9 लाख रुपीज से। और अब आप इसको डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, डिबेंचर इश्यू कर रहे हो कितने, 10,000। 10,000 डिबेंचर आपके वैसे तो 100 रुपए के हिसाब से है ना, आप ये मान के चलोगे कि उससे आपको कितने डिबेंचर्स आए हैं, 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपीज। तो जब आपको पैसा रिटर्न करना है उसको तो कितना करोगे आप, 10 लाख रुपीज रिटर्न करोगे, 9 लाख रुपीज नहीं, 90 रुपीज का डिबेंचर है, 10 रुपीज नॉर्मल मार्केट के हिसाब से आपने उसको भी डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पर 10 लाख रुपीज का हमारा सामान जो एक डिबेंचर का है वो वैल्यू कितनी है उसकी, 100 रुपए के हिसाब से। कंफ्यूज मत होना, जैसे मार्केट में आप देते हो उसी तरह से लेके चलो कि पेमेंट तो हमें 9 लाख रुपए की ही करनी है। अब वो आपको बिल्डिंग दे करके आपसे डिबेंचर खरीद रहा है, जो कि नॉर्मल मार्केट में भी आप ऑफर दे रहे हो कि 90 रुपए का आपका एक डिबेंचर है, तो आपने उससे एक चीज ली और अपनी एक चीज दी, जो कि आपकी एक चीज 90 रुपए की है, तो उस हिसाब से 10,000 डिबेंचर आपने दिए और उसने आपको एक बिल्डिंग दी। अब जब आप मार्केट के लिए भी ये जब पेमेंट करोगे तो 100 रुपए के हिसाब से वापस करोगे, तो उसी तरह से इसको भी ये पैसा 100 रुपए के हिसाब से ही रिटर्न किया जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो 9 लाख रुपीज आपने इसको पेमेंट कर दी, 10 लाख रुपीज के आपके डिबेंचर की वैल्यू है, तो 1 लाख रुपीज का यहाँ पर भी आप डिस्काउंट का खर्चा बुक करोगे, जैसे नॉर्मल हम पब्लिक को ऑफर करते हुए डिस्काउंट का खर्चा बुक करते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आप 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1 लाख रुपीज का ये नुकसान आप रिकॉर्ड करोगे, राइट। अब ये जो नुकसान है ये यहीं पर, बाकी सारे अकाउंट तो आपके हो गए, वेंडर से वेंडर खत्म हो गया, बिल्डिंग आपको खरीद लिया आपने और इसके बदले आपके पास डिबेंचर्स आ गए 10 लाख रुपीज के। तो ये जो 1 लाख रुपीज का है इसका आप क्या करोगे, इस 1 लाख रुपीज का अकाउंट को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, ये सब तो आपके बैलेंस शीट में आ गए, लेकिन ये नॉमिनल अकाउंट है जो आप बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकते, तो इसको बैलेंस को हम कहाँ शो करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, खर्चे नुकसान फायदे इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो उसी तरह से कंपनी के केस में आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख रुपीज से ये डिस्काउंट का खर्चा डेबिट साइड पे बुक करोगे, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट करके क्लोज हो गया, खत्म हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या एंट्रीज बनेगी, किस तरह से कैलकुलेशन करना है और क्यों ऐसा हुआ, ये भी समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।